अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ हुसैन जुनेजो और ये है हमारे पास फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक, जिसमें हमने सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट किया था। उसके जो 4 टॉपिक्स थे, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए। एक्सरसाइज नंबर 1 थे। एक्सरसाइज नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें एक पॉइंट है सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज by William Wordsworth, was born in 1770 and died in 1850. Life span was 80 years. तो इनका जो दौरान जिंदगी था, मतलब जितने साल इन्होंने जिंदगी गुजारी वो था 80 साल। तो ये इनका पैदाइश और जो जिस साल वो वफात पा गए वो हमने देखा। अब चलते हैं इनकी जो बायोग्राफी है उसमें से क्विक हम रिवीजन करते हैं, ताकि फिर हमने पोएम भी कंप्लीट करनी है, आगे चलेंगे हम। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी लास्ट में दी हुई होती है, पेज नंबर 253। विलियम वर्ड्सवर्थ was born in 1770 and died in 1850. Was born in the Lake District, England, and educated at Hawkshead Grammar School and St. John's College, Cambridge after leaving Cambridge. He spent a year in France and was passionately in sympathy with the revolutionaries. अब देखें इस जुमले में जो 3 वर्ड्स हैं वो मुश्किल वर्ड्स हैं, वो आए। एक है पैशनेटली, जिसका मतलब है जोश से। लविंगली, सिनोनिम्स भी मैंने लिखे हैं सामने, लविंगली, एक्साइटेडली, इंटेंसली। उसके बाद जो वर्ड है वो है सिंपैथी। तो सिंपैथी की मीनिंग क्या है? हमदर्दी, हमदर्दी करना किसी से। कमिसरेशन, पिटी, कंडोलेंस, सोलेस, सपोर्ट, ये सब सिनोनिम्स है इसके। उसके बाद जो वर्ड है वो है तीसरा रेवोल्यूशनरीज, जो इनकी बायोग्राफी में से ही हमने ये वर्ड लिए हैं और हमने बोर्ड पर लिखे हैं ताकि आप देख सकें इनके सिनोनिम्स भी। रेवोल्यूशनरीज, तो रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज का उर्दू में मतलब अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब है, माना क्या होगी? माने इनके इस वर्ड के ये होंगे कि इनकलाबी, रेवोल्यूशनरीज, इनकलाबी, रिबेल, इंसर्जेंट, रेवोल्यूशनिस्ट या एक्टिविस्ट भी बोलते हैं। और साल में अगर हम देखें तो ये थे इस लाइन में डिफिकल्ट वर्ड्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम। इन 1793 he published descriptive sketches. Sketches means खाका जो है उसको बोलते हैं स्केच। ये एक लिटरेरी वर्क होता है, जैसे कि वॉल्यूम्स होते हैं वर्स फॉर्म, इसकी तरह। एंड इन इवनिंग वॉक these works show his lifelong love of natural beauty. He published lyrical ballads in 1798. lyrical ballads आपको पता है वो पोएम्स जिनमें जो पोएट्स हैं अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस और कंटेम्पलेशंस को बयान करते हैं, उनको बोलते हैं लिरिकल बैलाड्स। और बैलाड्स वो होते हैं जिसमें कोई स्टोरी बताई जाती है। which contained some of the poems of the friend Coleridge, of his friend Coleridge, but was made up otherwise of poems by Wordsworth. The volume forms one of the great landmarks in the history of English poetry. अब ये जो वॉल्यूम वर्ड है ये इधर इस बायोग्राफी में है, लेकिन इसकी हमने लिटरल मीनिंग्स लिखी है, वो मीनिंग नहीं लिखी है जो इसमें इस सेंटेंस के मुताबिक टर्मिनोलॉजिकल बनती है। टर्मिनोलॉजिकल तो ये बनती है कि जो लिटरेचर में जो वॉल्यूम होता है, जिसको हम वर्स फॉर्म बोलते हैं, जो लिटरेरी वर्क होता है उसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी लिटरल मीनिंग्स लिखी है, तो लिटरल मीनिंग्स की वर्ड्स की जानना लाजमी होती है। वो है कैपेसिटी, क्यूबिक मेजर, साइज और बिगनेस, मतलब मिकदार उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें। द वॉल्यूम फॉर्म्स, उसके बाद ये हो गया। वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट एंड क्रिटिक introduced a new conception of poetic style, insisting that the plain language of common speech was a fit medium for the poet. अब देखें इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि लैंडमार्क। अब लैंडमार्क क्या होता है? मीन्स इसकी अगर उर्दू में हम ट्रांसलेशन करें तो ये इसका मतलब है निशान, मार्कर, मार्क
इंडिकेटर, गाइडिंग लाइट, ये है सिनोनिम्स के। उसके बाद है क्रिटिक। क्रिटिक को उर्दू में बोलते हैं नाकिद या तनकीद करने वाला, जो जो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। उसके लिए सिनोनिम्स है डिट्रैक्टर, सेंसरर, अटैकर, बैकबाइटर, ये सिनोनिम्स है रिलेटेड वर्ड्स। उसके बाद है हमारे पास इंसिस्ट, मुश्किल वर्ड जो इसमें आया है इंसिस्टिंग। हमने इंसिस्ट लिखा है, अवॉइड किया है स्ट्रेस। इंसिस्ट मीन्स किसी चीज पर जोर देना, किसी पॉइंट पर आप जोर दें, या कोई भी मतलब दुनिया की चीज हो उस पर आप जोर दें तो उसको क्या कहेंगे, इंसिस्ट। किसी को हम इंसिस्ट करते हैं कि भाई आपको लाजमी हमारी दावत में शरीक होना है, तो ये होता है स्ट्रेस, एम्फेसाइज। इसके सिनोनिम से स्टैंड फिर्म, बी फिर्म, परसिस्ट और कमांड, ये इसके सिनोनिम थे। उसके बाद है लाइन थे medium for poet. Again he insisted that the ordinary events in humble lives were fit subject matter when viewed by the poetic imagination. अब इसमें दो वर्ड और आ गए, जैसे कि एक था ordinary और दूसरा था humble। तो ordinary का की मीनिंग क्या है, आम। synonyms usual, normal, common, customary, habitual। तो ये थे सिनोनिम्स। उसके बाद है हम्बल। हम्बल की मीनिंग है आजिज, कोई बंदा जेंटलमैन मींस आजिज कोई हो। तो उसके लिए जो सिनोनिम्स है मीक, रिस्पेक्टफुल, मॉडेस्ट, सेल्फ इफेसिंग, सही है। A new poetic vision which found a revelation of God in the beauties of nature and came into English poetry। ये थी इनकी बायोग्राफी, जिसमें से एक वर्ड और भी मुश्किल था यहाँ पर, रेविलेशन, जिसकी माना है किसी चीज को जाहिर करना, और वही इसका जो वर्ड है प्रॉपर वो है वही नाजिल होती है, उसको कहते हैं रेविलेशन। डिस्क्लोजर, रिपोर्ट, न्यूज और एवोवल, ये है सिनोनिम्स इनके। अब हम चलते हैं जो हमारा जो पहला एक्सरसाइज नंबर 2 है, वो है पेज नंबर 182 पर, जो ये सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इनके स्टेंजा जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इन स्टेंजा में क्या बयान किया गया है। फिर सबसे पहले मैं आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो बताने जा रहा हूँ। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो लंदन की जो खूबसूरती है, मतलब अर्बन एरिया है एक लंदन का, ऐसी बात है, लंदन सिटी है यूरोप का, इंग्लैंड का, तो वो वैसे ही खूबसूरत है। पर वहां पर जब जो सूरज निकलता है सुबह के टाइम, डॉन, एट द टाइम ऑफ डॉन, तो जो शाइनिंग वहां पर वो जाहिर सी बात है, ये पोएट ऑफ नेचर है, पोएट रोमांटिक पोएट भी है, पोएट ऑफ रोमांटिक एरा भी है, और किंग ऑफ द नेचर, किंग ऑफ द पोएट्री भी है इसमें, नेचर में। तो नेचर का पोएट है ये, किंग ऑफ पोएट्री में, नेचर में। तो ये नेचुरल चीजें ऑब्जर्व करता है लंदन की, जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, डूम्स हैं, और जो शिप्स हैं, टावर्स हैं, और भी बहुत सारी जो भी चीजें हैं वो ऑब्जर्व करता है। तो इसके उनकी जो मंजर कशी है, उनकी जो इमेजिनेशन है, उनके जो आइडियाज हैं या थॉट्स हैं, वो इसमें बयान किए गए हैं इस पोएम में। और ये पोएम डिस्क्रिप्टिव टाइप की पोएम है, क्योंकि इसमें सेंसरी डिटेल्स हैं, इमेजरी है, और बाकी भी फिगर और भी फिगरेटिव स्पीचेस हैं। तो आते हैं वन बाय वन स्टेंजा वाइज पैराफ्रेजिंग उर्दू ट्रांसलेशन। अर्थ हैज नथिंग टू शो मोर फेयर, मतलब अब वहां की जो जमीन है उसके पास कुछ खास नहीं है दिखाने को, कुछ अच्छा। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, मतलब अब देखिए डल यहाँ पर मुश्किल वर्ड है, तो इसकी मीनिंग क्या है, बोरिंग, टेडियस, डिस्ट्रॉट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको अनएक्साइटेड,
यहाँ अनइंटरेस्टिंग, जो चीज मतलब अनएक्साइटेड हो। हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, इसके लिए सॉरी, पर मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। इसकी मीनिंग ये है, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। इसका मतलब है कि जो जब कोई वहां से गुजरता है बगैर मूवमेंट के, अगर कोई वहां से गुजर रहा होता है तो उसके लिए ये है कि मतलब वो वहां की जो चीजें हैं उनको वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, जो खूबसूरती है वहां पर, जैसे कि अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी, ये बयान कर रहा है कि मतलब जो सिटी की जो ग्रेटनेस है, खूबसूरती है। द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर। अब वो जो सिटी जो इतना खूबसूरत था, जहाँ पर इतनी खूबसूरती थी, डाउन के टाइम पर सूरज निकलता है जहाँ पर, अब वो कैसा है, अब उसकी वो हालत बता रहा है। वो बता रहा है चौथी लाइन में, लाइक अ गारमेंट वेयर, गारमेंट वेयर। अब वेयर की मीनिंग है एनीथिंग विच इज एग्जॉस्टेड, एनीथिंग विच इज अनइंटरेस्टिंग, डल, के मतलब डैमेज्ड, एनीथिंग विच इज डैमेज्ड और ट्यून्ड। तो वो मतलब ऐसे ऐसे कपड़ों की वो मिसाल दे रहा है यहाँ पर, गारमेंट वेयर। अब गारमेंट आपको पता है कि कपड़ों की मिसाल है, वो दे रहा है कि वो बता रहा है पोइट के जो सिटी है वो अब डैमेज जो क्लोथ्स होते हैं ना, डैमेज, उनकी तरह जो है वो नजर आ रहा है। उसके बाद है द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट वेयर, वहां की जो सुबह में जो खूबसूरती है और खामोशी वहां की, और जो मतलब बेयरनेस, मतलब वाइडनेस, स्काई, खुला आसमान जो है उसकी बात कर रहा है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड और भी आया, मैंने आपको नहीं बताया, वो है मैजेस्टी। मैजेस्टी की मीनिंग है ग्रेटनेस, मैग्निफिसेंस, ग्रैंडर, या हम इसको बोल सकते हैं शान। और उसके बाद है बेयर। बेयर मीन्स एनीथिंग विच इज नेक्ड, मतलब कोई नंगी चीज, नेक्ड, अनक्लोथ्ड, अनकवर्ड, सही ये इसकी मीनिंग। उसके बाद है डोम्स। तो डोम्स की जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सिनोनिम है, वो है आर्क्ड रूफ और आर्क्ड सीलिंग, मतलब ऐसी जो छत जो मतलब ऐसे मुड़ी हुई हो, मतलब गोल राउंड शेप हो ऐसे बिल्कुल। तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर इस लाइन में। टावर्स, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और शिप्स हैं, टावर्स हैं, वहां से मतलब नजर आते हैं, या ब्रिज से। और टेम्पल्स, मंदिर की भी बात करता है। ओपन ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, मतलब खुला आसमान, जैसे कि हम बोलते हैं ना फर्दर स्काई, खुला आसमान। और ओपन ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। हर चीज जो है वो चमक रही है, किसमें? स्मोकलेस एयर में, मतलब एक खामोश प्योर हवा, मतलब जिसमें नॉइजलेस, मतलब काम, स्टिलनेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। और इसमें कितनी लाइन्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन वाला जो स्टेंजा है इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टिव कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेंजा है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप। वहां पर जो सूरज है वो कभी खूबसूरती से, मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि राइज होना, तो वहां पर खूबसूरती से कभी राइज नहीं हुआ। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, जहां पर पहाड़ियां हैं और शानदार जो वादियां हैं और पत्थर हैं। नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, वहां पर मैंने सुकून महसूस, मतलब जो सुकून महसूस नहीं किया, वहां पर बेचैन रहा, बेकरारी की बात कर रहा है यहाँ पर। द रिवर गिलिट एट हिज ओन स्वीट विल, ये जो नदी थी, गिलिट मीन्स चलना, मीन्स जो नदी है उसका फ्लो, मतलब नदी जब फ्लो करती है, बहती है, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नदी तो अपना जो पानी है वो तो बहा रही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वहां पर, या जो बाकी जो चीजें हैं, वो मुझे बड़ा
मतलब बेकरार कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं। पिछली पिछली लाइन में जैसे उसने बोला, डियर गॉड, प्यारे खुदा, ए अल्लाह, मतलब ए मेरे परवरदिगार, ऐसे इसकी मीनिंग है। द वेरी हाउसेस सीम असलीप, वो जो वहां पर जो घर हैं वो ऐसा लगता है कि वो वहां पर कोई आबादी है ही नहीं, पॉपुलेशन है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं, इतने मतलब वो खाली और मतलब लाइफलेस लग रहे हैं। उसके बाद लास्ट लाइन है, एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल। अब माइटी यहाँ पर वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है? फेयरसम, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मतलब जबरदस्त, कोई चीज स्ट्रॉन्ग हो उसको कहते हैं माइटी। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल, मतलब वहां की जो जो जो, जो सिटी है वहां पर उसका जो सेंटर है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब खामोश है, कोई वहां पर खूबसूरती या ऐसी जो बेहतरीन जबरदस्त चीजें जो होती हैं वो वहां पर नहीं मिलती, मतलब वहां पर वो नहीं पाई जाती, लोग ऑब्जर्व नहीं करते। तो ये था। अब इसकी जो थीम्स हैं वो है नेचर के बारे में, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर और परमानेंस ऑफ नेचर, मतलब जो क्योंकि ये नेचर का पॉइंट है तो इसकी जो थीम्स हैं वो भी नेचर पर हैं। अब उसके बाद हम इसके सवाल जवाब डिस्कस करेंगे। ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन, और थीम्स भी मैंने आपको बताई कि ये अबाउट द नेचर है, नेचुरल ब्यूटीज, नेचुरल साइट्स, या हम कह सकते हैं कि जो नेचर की जो खूबसूरती है, लंदन की जो खूबसूरती है वो इसमें बयान कर रहा है। So that's all for while. Stay connected. We are going to solve the exercise number 2 by explaining the questions.